एज यूजुअल आपको पता जी, हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन पीछे किए थे, वो पिछली हम वीडियो में शेयर नहीं कर सके, तो वो मैं वन बाय वन करके आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। फिर मैं अपने जो है क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन जो है वो आपस में डील कर लेंगे। सबसे पहला जी, जो फयाज अहमद साहब ने क्वेश्चन किया था, उनका ये था कि व्हाट विल बी दी वेयर दी जो प्रॉफिट ऑन डेट है। बेसिकली सिंपल वो पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट ऑन डेट जो होगा वो मैं लिख देता हूँ, वैसे शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों के साथ कि प्रॉफिट ऑन डेट जो है उसको इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ शो किया जाएगा। देखिए, बात यह है कि आप अगर आपकी अगर बिजनेस इनकम है तो वो बिजनेस में जाएगा, अगर अदर इनकम है तो अदर इनकम में जाके फिर आप उसको आगे मिनिमम टैक्स पर्पज़ के लिए माइनस कर देंगे, और उस पर जो 15% टैक्स है अगर 5 मिलियन तक है उसको ऑफर करेंगे, और 10% जो कटा होगा उसको वो आप, या 15% जो भी कटा होगा आप उसको माइनस कर सकते हैं। तो ये पहला सवाल जो था, जो रिलेट करता था कि जो फयाज अहमद ने पूछा था, वो मैंने शेयर कर दिया जी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ चलता हूँ, जो हमें सैयद एहसन अली ने पूछा था। उन्होंने कहा था जी कि अगर मैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस इनकम कमा रहा हूँ, लेकिन मैं FBR की लिस्ट में, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने मुझे नोटिस दिया कि जो आप पिछले 5 साल की रिटर्न्स फाइल करें। तो उन्होंने पूछा ये था कि क्या ये नोटिस वैलिड है, जबकि मैं FBR की ATL की लिस्ट में शामिल हूँ। देखें सैयद एहसन अली साहब, बात ये हो रही है कि दोनों के, वैसे तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही है, लेकिन उसका जो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है या उसकी टैक्सेशन है वो इंडिपेंडेंट है। तो उसके आपको पता है गवर्नर भी सेपरेट है, टैक्स डिपार्टमेंट भी सेपरेट है, और वो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए ओबियसली वो आउटसाइड द पाकिस्तान इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब इशू ये है कि आप उसको रिटर्न अलग फाइल करेंगे। अब अगर उधर है तो उधर की रिटर्न वहाँ फाइल होएगी, और अगर आप पाकिस्तान में आएंगे तो FBR आपसे अलग से जो है वो रिटर्न मांगेगा। तो ये दोनों चीज़ें ज़रा ज़हन में रखें कि आप उसको वहाँ सेपरेट रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे, और वो आपसे मांग सकते हैं। जो बिजनेस आपने ओबियसली वहाँ किया होगा, लेकिन जो इधर आपने किया होगा वो आप FBR को जवाब देंगे। तीसरा जी, हैदर साहब थे, उन्होंने सवाल किया था कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्ट टाइम, अब सवाल वैसे पूरा नहीं आया लेकिन मुझे 2 ही चीज़ें समझ आई, मैं वही शेयर कर देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्ट टाइम जॉब कर रहा है गवर्नमेंट में भी, तो तब भी उसकी वो तो सैलरी इनकम है, और अगर वो अदरवाइज कर रहा है तो फिर जो उसको अदरवाइज करेगा पार्ट टाइम बिजनेस है तो वो बिजनेस हो जाएगा। अगर कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। लेकिन उनको आपके गवर्नमेंट के बाय लॉज भी देखने पड़ेंगे, क्या उनके रूल्स जो हैं सर्विस रूल्स ये अलाउ करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्ट टाइम कुछ कर सकता है जी। अगर वो अलाउ करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा फिर सैयद फ़हील जैदी ने एक सवाल किया था। वो कह रहे थे कि अगर कोई विरासती प्रॉपर्टी मैं बेचता हूँ और मुझे उससे गेन हो जाता है, तो क्या फिर इसका इनकम टैक्स रिटर्न में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसका जो है वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा। देखिए, बात यह है, अगर आपको कोई विरासत में प्रॉपर्टी आई है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो देंगे अपने नाम पे, उसको आप रजिस्ट्री या फाइल जो भी है या गाड़ी या जो चीज़ अपने नाम पे करेंगे जहाँ जहाँ लॉ एप्लीकेबल है, और उसके बाद फिर आप करने के बाद आप रिपोर्टिंग करेंगे। जब आप ये कर देंगे तो फिर आप उसको जब बेचेंगे, अब आपको तो फ्री आया था, लेकिन आपको रेलिवेंट जो सेक्शन है 37 जो है वो अलाउ करता है कि आप उसकी जो डिस्पोजल कंसिडरेशन में से जब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपको मिली थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को लेस कर सकते हैं। सो टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल वो आप लेस करेंगे। अब इनकम टैक्स में जो गेन आएगा उसमें फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन माइनस हुई होगी डिस्पोजल कंसिडरेशन में विद डिस्पोजल एक्सपेंसेस के टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, और जबकि वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपके जो गेन आ रहा होगा वो पूरे का पूरा होगा, क्योंकि वैल्यू वहाँ पे जीरो आ रही है। तो एक ही वक्त में गेन जो रिपोर्ट हो रहे हैं इनकम टैक्स के लिए वो माइनस करके फेयर मार्केट वैल्यू है, और जो वेल्थ स्टेटमेंट है वहाँ पे जो है ग्रॉस अमाउंट आ रही होगी। अब इसकी एग्जांपल बना लेते हैं। अगर आपको एक प्रॉपर्टी मिली थी ज़ीरो वैल्यू पे, लेकिन उस वक्त अब ज़ीरो पे मिल गई, तो वेल आपने बाद में उसको बेचा, तो आपने फ़र्ज़ करे उसको 4 करोड़ का बेच दिया है, तो 4 करोड़ का 4 करोड़, अगर कोई डिस्पोजल फर्दर एक्सपेंस नहीं है आपका गेन आ जाएगा वेल्थ स्टेटमेंट के लिए। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जब आपने एक्विजिशन की थी उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू फ़र्ज़ करें 3 करोड़ थी, अब आपने 4 करोड़ का बेचा है, तो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए जो गेन होगा वो 3 करोड़ होगा, वो 4 करोड़ नहीं, यानी 1 करोड़ माइनस किया जाएगा।
या जो भी वैल्यू उस वक्त थी, अगर 3 करोड़ थी तो 3 माइनस होगा, तो 1 करोड़ रुपए का जो गेन होगा वो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए रिपोर्ट किया जाएगा। अब उस पर टैक्स आगे कैसे लगेगा, वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में कवर्ड है। वो फिर आपको 37 के साथ फर्स्ट शेड्यूल को पढ़ना पड़ेगा कि किस पीरियड में कितना गेन हुआ और कितने गेन पे कितना जो है वो निकाल के जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। ये सैयद फहील ज़ादी का सवाल था जी। आगे मैं एक और क्वेश्चन, जब तक लोग क्वेश्चन नहीं करते जी, मैं पहले अपने शेयर कर लूँ, फिर इंशाल्लाह ताला लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी देख लेंगे। फिर प्रॉफिट ऑन डेट पे जी मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो मैंने नोट डाउन किया है 1 बाय 1 करके। तो जो पॉइंट्स इसमें देखने वाले हैं वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि आपने देखना क्या क्या है। मैंने इसको जी तकरीबन कोई 6-7 पॉइंट्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहले आपने जो देखना है पॉइंट वो है नंबर 1 है जी आपका कि पी, एब्रीवेशन यूज़ कर रहा हूँ जी, POD प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव्ड बाय रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन। जी सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको लिख दिया कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो रेजिडेंट पर्सन रिसीव कर रहा है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन रिसीव कर रहा है। क्योंकि रेजिडेंट के लिए आपको पता है वर्ल्ड इनकम पे टैक्स है अनलेस एग्जम्पशन ग्रांटेड अदरवाइज, और जो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम जो होगी वो पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी अनलेस अदरवाइज एग्जम्पशन ग्रांटेड। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट है जी मेरे पास जो मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि आपकी वही जो मैंने अभी बताया नंबर 2 होगा, ये है जी PSI है, मैं एब्रीवेशन यूज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान सोर्स इनकम, और FSI फॉरेन सोर्स इनकम, और बोथ। जी ये सेकंड कंसिडरेशन हमारी होएगी कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है। ये सारे फैक्टर्स आप कंसिडर करेंगे तो फिर आप आगे जा सकते हैं। इसके अलावा फिर आगे चलता हूँ जी, तीसरा ये है मेरे पास जो मैंने नोट डाउन किया है कि ये आपका बिजनेस इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जी फिर नेक्स्ट आपको ये देखना है कि ये बिजनेस इनकम है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जी जी नकीब साहब कह रहे हैं जी सर इन्वेस्टमेंट व्यू सेविंग सर्टिफिकेट इज टैक्सेबल नॉट। ये अभी मैं आपको जवाब देता हूँ जी नकीब साहब, इंशाल्लाह ये अभी मैं ज़रा शेयर कर लूँ फिर आपका सवाल भी ले लेता हूँ। मैं पॉइंट्स ज़रा नोट कर लूँ, एक पॉइंट भी मुकम्मल करके फिर आपका सवाल लेता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है फिर कि ये एरिया POD है और रिलेटेड टू करंट ईयर प्रॉफिट ऑन डेट नहीं। अच्छा जी नेक्स्ट जो कंसिडरेशन है प्रॉफिट ऑन डेट में वो ये है कि ये एरियस प्रॉफिट ऑन डेट आपको रिसीव हुआ है, ये करंट ईयर से रिलेट कर रहा है। फिर इसके बारे में मैं फिर बाद में आपको बताता हूँ इसका फिर करना क्या है। उसमें चले आपके भी सवाल साथ साथ ले लेते हैं, फिर मेरा जो पॉइंट है वो भी मैं देख लेता हूँ। अगला मेरा पॉइंट यही है जो उन्होंने नकीब अहमद साहब ने पूछा हुआ है कि जो बेबू सेविंग सर्टिफिकेट टैक्सेबल नॉट। देखिए बेबू सेविंग सर्टिफिकेट पे विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा, लेकिन जो रेसिपिएंट है उसको ऑप्शन आ जाती है कि या तो वो उसको नॉर्मल टैक्स में ले जाए या वो उस पर मैक्सिमम जो रेट होगा 10% होगा। तो दोनों में से जो कम होगा वो आप टैक्स जो है वो स्टेट को यानी FBR को जमा करवाएंगे। जी नकीब साहब अगर आपको जवाब मिल गया तो उसको ओके कर दीजिएगा। जी मेरा अगला भी पॉइंट यही था जो आपने पूछा था, मेरा 5वां पॉइंट था कि ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है रिसीव्ड ऑन BSCs में लिख रहा हूँ जी, बेबू सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड पेंशनर अकाउंट विद एन नेशनल सेविंग सेंटर।
जी, पांचवा पॉइंट है कि आपने प्रॉफिट ऑन डेट जो बेबूज सेविंग सर्टिफिकेट तो नहीं रिसीव किया, और पेंशनर अकाउंट से ना हो जो कि नेशनल सेविंग सेंटर के साथ होता है। अच्छा, अभी जिसका ट्रीटमेंट तो खैर मैंने आपसे शेयर कर लिया। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी कि इस पे जो एप्लीकेबल रेट होगा, 6 नंबर जो पॉइंट है वो है जी एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स ऑन दी टैक्स पेयर इनकम फ्रॉम पीओडी। जी, अब आपको ये चेक करना है कि चले आपने ओके कर दिया जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है कि आपने अगर बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फिर आपकी नॉर्मल, जैसे बैंक है, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, वो अगर लैंडिंग एंड बोरिंग करते हैं तो उनको जो मार्कअप आता है वो उनकी बिजनेस इनकम है। चले, फिर वो बिजनेस इनकम के मुताबिक उनकी जो नॉर्मल टैक्सेशन है वो उसके मुताबिक की जाएगी। अब अगर आप अदर सोर्सेज में आते हैं और उसमें आपको पता है कि प्रॉफिट ऑन डेट पे अगर टैक्स डिडक्टेबल है तो वो मिनिमम टैक्स अब बन गया हुआ है, और अदरवाइज फिर आप अगर आप अदर इनकम में आ रहे हैं और उसका वो टैक्स नहीं कट रहा और आप अदर इनकम में फॉल करते हैं और वो जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो आपको अदर इनकम में ले जाता है। जैसे लोग थोड़ी लोन थोड़ा सा दे के उस पर मार्कअप या ज़्यादा दे के उस पर मार्कअप रिसीव कर लेते हैं, कभी कभार करते हैं, तो उस सूरत में फिर आप ओबियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और जो अगर उस पर अगर डिडक्टेबल हुआ टैक्स तो दोनों में से जो हायर होगा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स या आपका जो डिडक्टेबल है विच एवरेज जो हायर बनेगा वो आप पे करेंगे। अब प्रॉफिट ऑन डेट जनरली ये वो वाला लिया जाता है कि जो आपकी इंटेंशन इन्वेस्टमेंट करना नहीं होती, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं है, कभी कभार आपको दिया जाता है, ये उसकी बात हो रही है। उसके बाद है जी रेट के बाद आपने नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि इसमें एक और चीज़ भी है कि वो भी शेयर करता चलो, नंबर 7 है। अगर जैसे मैंने ऊपर लिखा कि करंट ईयर है या एरियर है, जैसे मैं डीएससी की बात करना चाहूँगा या अदरवाइज ये नेशनल प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम पीओडी रिसीव्ड इन एरियर। अब ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपको एरियर प्रॉफिट रिसीव हुआ है तो आपने क्या करना है कि उसमें 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर ये एरियर है और पिछले सालों में या साल में टैक्स कम बनता था, जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट वूमन 5 साल 7 साल 10 साल के बाद मेच्योर होते हैं तो एरियर प्रॉफिट आपको आ जाता है, तो उसमें फिर आप एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं 39(4)(a) की ऑप्शन के, जनाब क्योंकि मेरा पीछे टैक्स 10% था, अभी वो 15 हो गया, तो मैं जो पिछले सालों से जो यानी 2000 टैक्स ईयर 19 तक के प्रॉफिट है उनको मैं उसी में ऑफर करना चाहता हूँ, और आप उस पर 10% कैलकुलेट कर लें और करंट को जो है वो 15% के ऊपर आप कैलकुलेट कर लें। तो ये जिस तरफ आपका टैक्स कम बनेगा आप इस ऑप्शन को जो है या करंट ईयर में ऐड कर लें, दूसरी ऑप्शन ही है। तो ये बेसिकली इसके अंदर एक ऑप्शन आ जाती है जिससे टैक्स में लोगों की बचत हो सकती है, जो कि लीगली एक लिजिटिमेट राइट है टैक्स पेयर का। अच्छा जी, उसके बाद है जी एक और पॉइंट के जो भी 8 नंबर मेरा पॉइंट है वो ये है कि करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस ऑफ पीओडी। देखिए नॉर्मल अब जो प्रॉफिट ऑन डेट अभी आ रहा है उस पर 5 लाख रुपए तक लॉ ये कहता है कि उन्होंने आपका 10% टैक्स काटना है, उससे ज़्यादा होगा तो वो 15% या स्लैब रेट जो एप्लीकेबल है वो उसके ऊपर वाले पे 15% है। अब सवाल ये है कि रेसिपिएंट चूँकि अगर 5 लाख के अंदर है तो उसको खुद जो है वो उसका जो इनकम पे टैक्स है वो 15% है, और जो जहाँ एग्जम्पशन या रिड्यूस रेट ना आया तो अदरवाइज फिर क्या है कि उसको 15% लाइबिलिटी है 50 लाख रुपए तक, तो बाकी जो 5% निकलेगा 10% माइनस करने के बाद या तो वो विद दी रिटर्न जमा कराएगा या आप अपनी एडजस्टमेंट क्लेम करेगा। जी मीनवाइल सवाल आया है, मियाँ वकास खालिद एडवोकेट कह रहे हैं हाउ मच वैल्यू ऑफ व्हीकल अलाउड फॉर डेप्रिसिएशन। मियाँ वकास साहब पहले तो ये बताएं कि ये जो मोटर व्हीकल है ये कौन सी मोटर व्हीकल है, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, नंबर 1। नंबर 2 फिर ये बताएं कि ये मतलब ओबियसली बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है या अप्लाइंग फॉर हायर है। ये 2 चीज़ें आप मुझे क्लियर कर देंगे तो फिर आपका जवाब आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं भी बताते मैं आपको दोनों साइड्स वैसे कवर कर देता हूँ। उसमें यह है कि अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर है, मैं साले काशिफ का भी अभी सवाल लेता हूँ जी, पहले मैं मियाँ वकास साहब को जवाब देता हूँ। उसमें यह है कि अगर आपको
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, पहले तो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे ये वैल्यू की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितनी मर्जी वैल्यू हो जाए। लेकिन अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट फॉर फ्लाइंग फॉर आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो 25 लाख से ज़्यादा आप इनकम टैक्स लॉ में उन पर डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, नंबर 1। और अगर अदरवाइज है तो फिर जाहिर बात है आप उसको उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं। जी मियाँ वकार साहब, आपके सवाल का जवाब आपको मुझे उम्मीद है कि मिल गया होगा। जी नेक्स्ट मेरे पास कौन आ रहे हैं जी, वो कह रहे हैं सर सैलरी रिसीव फ्रॉम, ये साले काशिफ का सवाल है जी। सर सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन एम्प्लॉयर थ्रू फॉरेन रेमिटेंस इज टैक्सेबल एज पर सेम रूल्स इफ इट इज रिसीव फ्रॉम लोकल एम्प्लॉयर और एनी एग्जम्पशन अवेलेबल टू मैनेज टैक्स। अच्छा, सैलरी रिसीव्ड हुई है फॉरेन एम्प्लॉयर से थ्रू फॉरेन रेमिटेंस इज टैक्सेबल एज पर सेम रूल्स फ्रॉम लोकल एम्प्लॉयर। देखें साले काशिफ, आपको ये बताना पड़ेगा, पहली बात तो ये कि ये किसको रिसीव हो रही है, रेजिडेंट को। दूसरी बात यह है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट कहाँ एक्सरसाइज है। अगर वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा बाहर से आ रहा है या इनसाइड पाकिस्तान दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम है, सैलरी इनकम है, रेजिडेंट है, तो फिर उसके प्रिंसिपल्स वही हैं जो कि नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट दोनों में से कोई भी होगा तो प्रिंसिपल उसके टैक्सेशन के सेम है, अनलेस एग्जम्पशन जो है वो उसको ग्रांट ना की जाए। तो साले काशिफ, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा, इसको ओके कर दें। अगला सवाल है जी मेरे पास, मोहम्मद इसरारुल हक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर इफ ए पर्सन इज नॉट रेजिडेंट वेयर वी शो हिज इनकम इफ हिज कंपनी डायरेक्टली ट्रांसफर हिज सैलरी इन हिज अकाउंट इन पाकिस्तान if he himself transfer money in his account in Pakistan, will his salary taxable or exempt in both cases? देखें बात यह है, अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है तो उसकी इनकम क्या दी, डायरेक्टली ट्रांसफर हिज सैलरी हिज अकाउंट इन पाकिस्तान। अच्छा, उसके अकाउंट में यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इफ़ ही हिमसेल्फ ट्रांसफर मनी, अच्छा उसमें ये देखें बेहतर ये है इसरारुल हक के वो पैसा जो है ना पहले वो खुद रिसीव कर ले और बाहर से फिर अपना जो पैसा ना अपने अकाउंट से यहाँ पाकिस्तान में अपने जो भी फैमिली मेम्बर हैं या अपने अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करे तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अब इसमें इसमें इशू ये है कि बेहतर ये है कि वो अपने अकाउंट से लेके फिर इसको ट्रांसफ़र करे और वहाँ के सैलरी सर्टिफिकेट और चीज़ों को रख ले, और अगर वहाँ जो भी टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं वो तो बात की बात है, वो वहाँ का लॉ बेहतर जानता है उन्होंने कैसे टैक्स करना उसको। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली इस इनकम पे टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। अब अगर डायरेक्टली इधर पाकिस्तान में आ जाता है तब भी प्रूफ तो किया जा सकता है, मसला कोई नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि आप उसके अकाउंट में से ट्रांसफ़र करें सैलरी को, तो वो पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इवन अदरवाइज भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन फिर सवाल जवाब ज़रा ज़्यादा होंगे। जी मोहम्मद इसरारुल हक, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। मैं आगे चलता हूँ जी। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर अब एक बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है जी, लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि अगर एक बंदा जो है अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को यानी नोटिस का जवाब नहीं देता, रिटर्न नहीं फाइल करता और एक नॉन ATL में रहता है तो उसको नुकसानात क्या होंगे। तो बेसिकली जो नुकसानात हैं वही मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि आपको क्या क्या मसाइल जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। मैं उसके पॉइंट्स बना देता हूँ, फिर आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले जी एक्सपेंसेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस एक्सपेंसेस मैं टाइप कर रहा हूँ जी, आपको भी दे देता हूँ। अंडर सेक्शन जी आपके जो बिजनेस एक्सपेंसेस है जी, बेसिकली जब आप क्लेम करेंगे, अगर आप उसको कंप्लाइंस नहीं करते लोग, यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है या टैक्स आपने नहीं काटा हुआ है या वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो वो या कैपिटल एक्सपेंडिचर या पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो बिजनेस एक्सपेंस क्या होगा, वो डिसलो होगा। जब बिजनेस एक्सपेंस डिसलो होगा, जाहिर बात है आपने कंप्लाइंस नहीं की होगी तो आपकी जो डिक्लेयर्ड इनकम है वो बढ़ जाएगी और फिर आपको ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। ये पहला है जी। अब दूसरे की तरफ मैं चलता हूँ। दूसरा आपको क्या, मैंने टाइप लिखा हुआ जी, वही मैं शेयर कर रहा हूँ। आपकी एप्लीकेशन सेक्शन
111 जी, इस पे मैं बात करना चाहूँगा जी। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप बैंक एंट्रीज को एक्सप्लेन नहीं करते, जवाब नहीं देते, तो फिर क्या होगा कि वो आपकी डीम्ड इनकम बना के, जैसे आपने अनएक्सप्लेन क्रेडिट्स है, इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जो आपके पास उसका जवाब कोई नहीं है, तो वो ओबियसली वो फिर आपकी इनकम बना के उसको 111 में डीम्ड इनकम जिसे हम कहते हैं, इनकम होती नहीं लेकिन डीम्ड इनकम बन जाती है 111 सेक्शन में। अच्छा जी, मीनवाइल नकीब अहमद कह रहे हैं, सर टैक्स पेयर रिसीव ईमेल सेइंग 120 ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट, व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब ये है नकीब साहब कि आपकी जो रिटर्न है वो वक्त पे फाइल हो गई है और आपकी जो रिटर्न है वो डीम टू बी ऑर्डर होगी, और कुछ नहीं है इसमें एज सच। ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे हर टैक्स पेयर को जा रहा है। नकीब साहब आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। आगे मैं चलता हूँ जी। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उससे क्या होगा, वो आपका आ रहा है जी प्रोसीडिंग्स initiated under section 161 oblique 205 of the income tax ordinance 2001 जी। ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप टैक्स नहीं काटेंगे तो जाहिर बात है आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो जाएंगी। 161 एक्चुअली 161/205 रिलेट करता है कि आप लोगों का जो टैक्स आपने नहीं काटा वो प्रिंसिपल अमाउंट विद डिफॉल्ट सरचार्ज के फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट टिल द डेट ऑफ पेमेंट जो है आपसे रिकवरी की जाए। तो वो आप जाहिर बात है जो प्रिंसिपल होगा, अगर आप 1 लाख रुपया जमा नहीं कराएंगे तो 12% पर एनम के हिसाब से वो उसको हर पीरियड के हिसाब से ऐड कर देंगे और वो फिर बढ़ता जाएगा जी। आगे कहते हैं जी, एक और सवाल उन्होंने किया है, साले काशिफ कह रहे हैं, नकीब अहमद कह रहे हैं ओके हो गया, और साले काशिफ कह रहे हैं यस एम्प्लॉइज रेजिडेंट बट सर्विसेज परफॉर्म्ड ऑनलाइन, सर्विसेज परफॉर्म ऑनलाइन। तो साले काशिफ मुझे फिर ये बताएं वो सर्विसेज क्या परफॉर्म कर रहा है उनके लिए, क्या काम करता है उनके लिए, वो बताएं। तो अगर आपकी फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट तो नहीं हो रही। अगर रेंडर्ड इन पाकिस्तान के अंदर है तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट जहाँ एक्सरसाइज होगी आप उसी के मुताबिक लॉज के मुताबिक टैक्सेस पे करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास जो मैंने आपको कितने दिए हैं जी, 3 और नंबर 4 आ रहा है आपका जो नुकसानात है नॉन कंप्लायंस के। फिर है जी पेनल्टी, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 182 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जी। ये है जी आपका नंबर 4 जो पॉइंट है जी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, अगर कोई टैक्स पेयर कंप्लाइंस नहीं करता लॉज की, मुख्तलिफ नोटिस इशू हुए हैं, रिटर्न फाइल नहीं की, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की, लेट फाइल की है, तो उस सूरत में फिर उसको 182 सेक्शन के मुख्तलिफ उसके सब सेक्शन है जिसके अंदर जाके आप देख सकते हैं। उसके क्लॉजेज भी हैं जिसमें पेनल्टी की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होंगी और उसको पेनल्टी और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी है, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू आपका डिफॉल्ट रहता है, डिफॉल्ट अगर रहता है तो जी। आगे वो कह रहे हैं जी, कौन है साले काशिफ कह रहे हैं, one more question for single member company, if a director is receiving salary as well then while collecting income tax it is allowable expense। जी बिल्कुल साले काशिफ, कंपनी के केस में जो डायरेक्टर जो है वो सैलरी ले सकते हैं, इसलिए आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सैलरी रिसीव कर सकता है। लेकिन फॉर्मेलिटी जो है ना क्रॉस चेक की, टैक्स काटने की और जो है विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने की वो रहेगी कंपनी के ऊपर, उसको ज़रा पूरा कर लें। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें जी। फिर हसन रजा कह रहे हैं, सर व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ पर्सन विच हैज़ नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। हसन रजा साहब बात ये हो रही है अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो जाहिर बात है फिर आपको पेनल्टी भी लगेगी। ये भी मैं शेयर यही कर रहा हूँ आपके साथ नॉन कंप्लायंस की, और आप नॉन ATL की लिस्ट में चलेंगे, पेनल्टी होगी। फिर जब आप रिटर्न आपने ATL में आना होगा डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ आप उसको जमा कराएंगे। आगे यही आ रहा है मेरा पॉइंट। फिर मेरा पॉइंट आ रहा है जी नंबर 5 आ गया है नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड ही, वो है जी एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 182A जी।
अब वो कह रहे हैं कि जब आप नॉन एटीएल में होंगे और आप एटीएल में आना चाहते हैं तो कंपनी के लिए 40,000 है सरचार्ज जो उसने जमा कराना है विद रिटर्न, ये पेनल्टी के अलावा होगा अगर कल को इम्पोज होती है लेट फाइलिंग की। और 20,000 है जी आपका एओपी के लिए, और 1,000 है इंडिविजुअल के लिए जो सरचार्ज के साथ वो जमा कराएगा जी। नेक्स्ट मेरे पास है जी नॉन एटीएल। चले और भी सवाल आ गए जी दो। अच्छा चले मेरा बस ये पूरा हो जाए तो चले आपके ले लेते हैं पहले। साले काशिफ कह रहे हैं वन मोर क्वेश्चन, इनकम सीम फ्रॉम फ्री लांसिंग एक्टिविटी सच एज यूट्यूब फेसबुक वीडियोज और थ्रू ऑनलाइन वर्क सच एज फीवर इज एग्जाम such as fever is exempt or taxable, please advise section analysis in case taxable or exempt। साले काशी बात ये हो रही है कि अगर फ्री लांसिंग एक्टिविटीज अब आप उनके लिए काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन सर्विसेज, अब देखें बात ये है कि अगर तो आप 133 क्लॉज में आते हैं सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर तो आईटी से रिलेटेड वो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज की टैक्सेबिलिटी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन सर्विसेज का अपने कंसल्टेंट से बात कर लें क्योंकि उसके ऊपर जो टैक्स है वो एप्लीकेबल है। ऑप्शन भी इसमें मेरा ख्याल है रिड्यूस रेट भी है, तो ऑनलाइन सर्विसेज को डेफिनेशन में भी देख लें और क्लॉजेज में भी देख लें। उन्होंने ऑनलाइन के लिए सेपरेट उन्होंने एक जो टैक्सेबिलिटी का तरीका जो पहले नहीं था बनाया हुआ है जी। आगे सवाल आ रहा है जी नदीम अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। व्हाट इज इम्प्लीकेशन ऑन ऑनलाइन इंटरनेशनल सेल्स, फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू अमेजोन एक्सेट्रा एंड टू फॉर सॉफ्टवेयर सेल। देखें नदीम अहमद साहब, सॉफ्टवेयर की जो सेल है वो तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर आप 133 क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का उसमें आते हैं तो सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर शामिल है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं वो एग्जम्पशन है। अब रही बात जहाँ तक प्रोडक्ट्स थ्रू अमेजोन है तो उसको देखना पड़ेगा कि अगर तो आप 133 में आ जाते हैं तो ठीक है, वरना यही सवाल कनेक्टेड होता है साले काशिफ साहब के क्वेश्चन के साथ, तो फिर उस सूरत में देखना पड़ेगा कि रिड्यूस रेट या एग्जम्पशन अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। तो पहले 133 क्लॉज को आप देखेंगे। और ऑनलाइन मैंने पहले ही बता दिया, ऑनलाइन जो बिजनेस है उसको उन्होंने डिफाइन कर दिया हुआ सेक्शन 2 में, और रेलिवेंट शेड्यूल और सेक्शन में आप जाके पढ़ सकते हैं। हसीब अहमद कहते हैं सर गुड्स ट्रांसपोर्ट कवर अंडर प्लेइंग फॉर हायर विच हैज नो लिमिट लाइक 5 lakhs गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल कवर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है हसीब अहमद साहब, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उसके ऊपर इस तरह की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। अब्दुल हादी कह रहे हैं जी सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैन यू काइंडली गाइड मी अबाउट SRO इशू विच स्पेसिफाइड 2.5% इनकम टैक्स विद होल्डिंग ऑन FMG, क्या 2.5% 17-18 में एप्लीकेबल था? इसमें अब्दुल हादी साकिब साहब आप फर्स्ट शेड्यूल जाके पढ़ लें, उसने उन्होंने जो अल्लाह आपका भला करे जो विद मिनिमम टैक्स है उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि उसके अंदर रेट जो होगा वो टर्नओवर टैक्स की बात हो रही है वो कम। अगर रही बात विद होल्डिंग की तो आप 153 सेक्शन में जाके जो फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स हैं उसमें जाके देखें, आपको उसमें वो मिल जाएगा किन किन चीज़ों पे, या फिर आपको सेकंड शेड्यूल में क्लॉजेज पढ़ने पड़ेंगे किन पे विद होल्डिंग टैक्स जो है वो रिड्यूस रेट वाला चार्ज किया जाएगा। जी जनाब, अभी 2 मिनट बाकी है जी, मैं क्लोज कर लूँ। अच्छा, मेरा अगला पॉइंट ये था जो मैंने दिए थे, अभी तक मेरे हो गए थे नुकसानात जो मैंने नॉन कंप्लायंस के दिए हैं। फिर आगे जमशेद बिन जवेद साहब का सवाल आ गया, वो कह रहे हैं हाउ द डिफॉल्ट सरचार्ज ऑन लेट फाइलिंग एंड पेमेंट ऑफ एडमिटेड इनकम टैक्स विल बी कैलकुलेटेड। ये बेसिकली देखें डिफॉल्ट सरचार्ज तो जमशेद बिन जवेद वो तो 182A में गिवन है, वो आप देख सकते हैं। अब रही बात पेमेंट ऑफ टैक्स की जो विद द रिटर्न है, अगर आप खुद लेट हुए हैं या आपने अप्लाई करके टाइम लिया है तो जितना टैक्स निकलेगा उस पर आप 12% कैलकुलेट कर लीजिएगा। जितनी डेट आप रिटर्न टैक्स जमा कराएंगे वो उस पर कैलकुलेट कर लीजिएगा अगर बनता होगा। अच्छा, वो कह रहे हैं हसन कह रहे हैं शुक्रिया जी। बिलाल वारिस हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई सबमिटेड माई रिटर्न ऑन 9 दिसंबर को नेक्स्ट डे आफ्टर टाइम लैप्स ऑल्दो आई डिपॉजिटेड माई टैक्स चलान 8 दिसंबर 2020। What should I do now to avoid complication of non-filer status after February 2021? Please guide.
देखें बिलाल वारिस, बात यह है कि अगर तो आपने उसमें अगर आपके इंडिविजुअल की रिटर्न है तो 182 की कंप्लायंस आपको करनी पड़ेगी। अब चूंकि आपने या तो आप टाइम ले लेते, आप सब लोगों को तो टाइम मिल रहा था, आप कितने टाइम क्यों नहीं लिया, लेकिन चले अब चूंकि अब आपने टाइम नहीं लिया, ये आप फाइल कर चुके हैं और आपने डिले कर दिया, ज़ाहिर बात है। तो जो 1 मार्च को रिटर्न अपडेट होनी है उसके मुताबिक अगर कंपनी है तो फिर आपको ज़ाहिर बात है, अगर तो फिर आपको 40,000 है, AOP के लिए 20,000 है, और जो इंडिविजुअल होगा उसके लिए 1,000 आपको 182A सेक्शन में जमा कराना पड़ेगा। फिर आपको ATL का जो स्टेटस है वो मिलेगा 2020 की बेस पे। मुझे उम्मीद है बिलाल वारिस आपको जवाब मिल गया होगा। 30 मिनट जी हमारे पूरे हो गए, मैं बस क्लोज कर रहा हूँ जी। उसमें फिर अच्छा, फिर आगे फर्दर जो नुकसान है 6 और 7 नंबर जो है, नो चैम्बर मेंबरशिप, आपको चैम्बर की मेंबरशिप नहीं मिलेगी जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे। अच्छा, और उसके बाद स्पेलिंग में थोड़ा मसला आ गया जी, वो आप देख लीजिएगा। चले 7th है मेरे पास। उसके बाद कॉस्ट ऑफ, अब ये सेल टैक्स का भी बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ, या आपको सीधा ही लेंगे तो 3% जो है जी आपको फर्दर सेल्स टैक्स जो है वो भी लग जाएगा अगर आप अनरजिस्टर्ड है, जबकि आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड थी, और आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और फिर आप ज़ाहिर बात है सेल टैक्स की इनवाइस इशू नहीं कर सकेंगे, इनपुट आपको मिलेगा नहीं, तो डबल मार पड़ेगी। जो आप आगे चार्ज नहीं करेंगे लेकिन पे करेंगे अपनी प्राइस में से, और जो इनपुट है वो आपको मिलेगा नहीं। अच्छा जी, मेरे पास देखें अगर आप डबल रेट, अच्छा वो अब 8वां जी लास्ट पॉइंट है आज का इससे रिलेटेड, डबल इनकम टैक्स रेट होगा ऑन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस। आपको स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पे डबल रेट होगा। और अब इसमें मसला ये है कि अब खाली ये बात नहीं है कि आप डबल रेट पे कर दें, फिर भी आपको शो का नोटिस इशू हो जाएगा जी कि आपको ऑल दो डबल पे किया तो आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रहे LTN के FBR के साथ। ये जी आज की इतनी, क्योंकि 30 मिनट का सेशन हम होता है, थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया, तो आज तक के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह ताला और नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ फिर दोबारा आपके साथ हाजिरी देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।